आज अपन इकोनॉमिक्स का ही 4th लेसन है, उसमें उदारीकरण पढ़ रहे हैं। उदारीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि उदारता बरतना, क्योंकि हमने जो है 3 चीज़ पढ़ेंगे, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो पहले अपन उदारीकरण पढ़ रहे हैं जो सरकार के आगे किसने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि आप यदि हम आपके ऋण को चुकाएंगे, आपको 7 अरब मिलियन डॉलर का ऋण देंगे, तो आपको ये नीति अपनानी पड़ेगी, उदारीकरण। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे हैं जिन उद्योगों को लगाने के लिए, उनको मुक्त करना, उदारता बरतना, नियम कानून में उदारता देना। तो आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून की समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी यूनियन, राजकोषीय विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में प्रारंभ हो गया था, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयकरण यानी कि किस तरह से इसका नियमन किया गया। तो भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। पहला है, सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था की गई थी। कोई भी उद्योग लगाएगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने के लिए या बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी बिना किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में हो रहे निजी उद्यमियों का विशेष ही निषिद्ध था। मतलब अनेक उद्योग जो भी उसमें प्रवेश करेंगे तो उनका, जैसे प्राइवेट सेक्टर के हैं तो वो अपने बिना लाइसेंस के उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए उनको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो किस तरह से लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये पहले से ही निश्चित किया गया। ठीक है ना। तो यानी कि अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों को प्रवेश निषिद्ध था, तो सरकार ने इन सबको क्या किया, छूट प्रदान की। और कुछ वस्तुओं के उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे तथा सभी निजी उद्यमियों का कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। पहले तो 1991 से पहले बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर सरकार से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सरकार ने 1991 में कौन कौन सी पर प्रतिबंध हटा दिया, अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमान तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो 1991 से पहले सब उद्योगों को लगाने से के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब मात्र कितने उद्योग रह गए थे जो जिन पर लाइसेंस लेना, जैसे अल्कोहल है, शराब वगैरह होती है, सिगरेट है, जोखिम भरे रसायन है, औद्योगिक विस्फोटक है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं विमान, औषधि भेषज। इन 6 उत्पाद ऐसे थे जो सरकार से यदि कोई भी उद्योग लगाएगा तो इनके लिए सरकार को क्या लेना पड़ेगा, सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग भी केवल ही तीन हैं। कौन कौन से, प्रतिरक्षा उपकरण यानी जो सरकारी क्षेत्र में, जिन्हें सरकार कभी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे सकती, तो प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पाद और रेल परिवहन, ये तीनों ही कैसे है, सरकारी क्षेत्र में है। लघु उद्योगों के उत्पादन अनेक वस्तुएं भी तथा अनारक्षित श्रेणी में आ गए। यहाँ पर ये अनारक्षित लिख रहा हुआ है, अनारक्षित श्रेणी में आ गए। अनेक उद्योगों में बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। कोई भी है, अब कोई भी उद्योग लगा सकता है। वित्तीय क्षेत्र का सुधार, वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्था सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का जो है सबसे मेन वित्तीय क्षेत्र किसके है, यानी नोटों पर निर्गमन करने का अधिकार किसका है, रिजर्व बैंक का है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न
नियम और कसौटियों के माध्यम ही बैंकों तथा अनेक वित्तीय संस्थाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियमों और कसौटियों के माध्यम से बैंकों तथा अन्य निजी वित्तीय संस्थाओं के कारण नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही यह तय करता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्याज की दरों का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक। कोई भी बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रखेगा, खुद जमा रख सकता है। यही यानी कि बैंक दर में मैंने आपको बताऊंगी आगे आने वाले अभी इसमें कि बैंक दर जो है कौन सी दर होती है, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण उधार लेते हैं, यानी ऋण लेते हैं, तो उस दर पर किस दर पर लेते हैं वो दर भी कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। तो ब्याज की दरों को नियमित करता है, विभिन्न क्षेत्रकों की उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उस क्षेत्र के सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। सुधार नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण कर का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा जो है कितने प्रतिशत कर दी गई? 50%। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते हैं, पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्त संगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। तो विदेशी निवेश संस्थाओं, FII तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। अब कोई भी ये कर सकते हैं। कर व्यवस्था में सुधार किया गया है। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहते हैं। सरकार देखो दो नीतियाँ होती हैं, एक तो मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण यानी ब्याज की दरों का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक। और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, जिसमें सरकार की आय और व्यय का नियमन एवं नियंत्रण होता है। आय सरकार कहाँ से जुटाती है? करों के माध्यम से और गैर करों के माध्यम से जुटाती है। और कर कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के होते हैं। तो सरकार दो प्रकार की करों से ही मेन आय प्राप्त करती है। कर प्रत्यक्ष कर आयकर है, संस्था कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है। और अप्रत्यक्ष कर में आज एक ही कर है, जिसका नाम है GST, वस्तु एवं सेवा कर। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा रही है कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। मतलब है ज़्यादा कर लगाएंगे। अपने भारत में कौन सी कर प्रणाली है? प्रगतिशील कर प्रणाली है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ती जाती है। सरकार का मानना है कि बहुत ज़्यादा कर लगाएंगे तो जनता कर से बचने के लिए कोई ना कोई कार्य करती है, गलत कार्य भी कर लेती है, इसलिए कर वंचन ना हो, इसलिए सरकार ने यह नीति अपनाई है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों की बढ़ावा मिलेगा, तो लोग स्वेच्छा से अपनी आय का वितरण देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे अब क्या कर दी गई है? कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी वस्तुओं के सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। इस क्षेत्र में सुधारों का एक और घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा का तुलना में रुपये के अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब होता है जैसे प्रथम देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में गिरना। जैसे भारत के रुपये का मूल्य अमेरिका के डॉलर के मूल्य की तुलना में क्या हो जाता है? गिर जाता है। भारत के रुपये का मूल्य अमेरिका के डॉलर के मूल्य की तुलना में क्या होता है? गिरता है। तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। इससे देश से विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि होती है।
रुपये का अवमूल्यन होने से निर्यातों में वृद्धि होती है और आयातों में क्या होती है, कमी होती है। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी बाजार कैसे करते हैं ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की मांग और पूर्ति का क्या होता है, निर्धारण होता है। कीमत का विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो कहने का मतलब विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब यहाँ तक मैंने आपको उदारीकरण में ये पढ़ाया है। कल मैं आपको व्यापार और निवेश नीति सुधार पढ़ाऊँगी।